नमस्कार आप सभी को। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी हमारी यूपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है, तो जोश में आ जाओ बच्चों, क्योंकि थोड़े से ही दिन बचे हैं और आपकी ड्रीम जॉब कह लीजिए, एक अच्छी जॉब है जो कि आपसे दूर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है आपको मेहनत करनी है, और अभी तक भी नहीं जगे तो कभी भी नहीं जग पाओगे। तो शुरुआत करो, अगर नहीं की है तो इतना तो करो कि कुछ तो पेपर में कर पाओ। तो वेकअप हो जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए। और जो अभी लगातार बच्चे मेहनत कर रहे थे, वो पक्का देखेंगे कि आपको जो है आपका फल ज़रूर मिलेगा। तो इसी नोट पे शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियोस, ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये यूपीपीएससी पैटर्न प्रीवियस ईयर्स प्लस सेम पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो ध्यान से जो है क्लासेस की तरफ अटेंशन करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्लैम्पशिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्लैम्पशिया क्या होता है? जब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होता है, उस केस में जब प्रेगनेंसी के चलते हाइपरटेंशन रिजल्ट करता है, तो जब सीजर्स वाली कंडीशन तक पहुंच जाती है, कंडीशन बहुत जो है सीवियर हो जाता है, जब सीजर्स आने लग जाते हैं उसको हम बोलते हैं एक्लैम्पशिया। उससे पहले जो स्टेज होती है जहाँ पे बीपी हाई रहता है, प्रोटीन्यूरिया रहता है, वो होता है हमारा प्री एक्लैम्पशिया। और जब सीजर्स फिट्स आने लग जाते हैं देन इट इज टर्म्ड एज एक्लैम्पशिया। जो ड्रग यहाँ पे देते हैं वो क्या देते हैं? हम मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट कभी भी देते हैं, किस चीज़ का ध्यान रखना है? हमें रेस्पिरेशन चेक करते रहना है। दूसरी चीज़, हमें यूरिन आउटपुट चेक करते रहना है। तीसरी चीज़, हमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस चेक करते रहना है। तो ये देखना है यहाँ पे जो है पीआईएच में प्रोटीन्यूरिया भी, मार्क्ड प्रोटीन्यूरिया होता है कि प्रोटीन जो है वो यूरिन में अच्छा खासा निकलता है, तो ये भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी चीज़ एक्सेप्ट, कि कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है। मार्क्ड प्रोटीन्यूरिया ये प्रेजेंट होता है, सीजर्स भी होते हैं, बीपी भी 160/10 से ज़्यादा होता है। फेशियल एडिमा जब फीमेल्स को होता है तो माइल्ड नहीं, वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का होता है। क्यों? क्योंकि मल्टी सिस्टम फेलियर, मल्टी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम ओवरलोड, किडनी जो है ओवरलोड, ये सारे सिम्टम्स यहाँ पे आने लग जाते हैं, जिसके चलते वाटर एक्यूमुलेट होने के कारण एडिमा रिजल्ट करता है। तो सी राइट आंसर रहेगा एक्सेप्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, रिपीटेटिव अनकंट्रोलेबल थॉट एंड एक्ट रिचुअल्स रिजिडिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी इज टर्म्ड एज, कि बार बार जो है थॉट्स आ रहे हैं और उन थॉट्स के चलते हम एक्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? फोबिया। फोबिया इसको टर्म नहीं करते, फोबिया हम बोलते हैं इर्रेशनल फियर। इर्रेशनल फियर कि मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, मुझे नहीं पता कि क्यों लगता है। ठीक है। जैसे कि क्लोस्ट्रोफोबिया कई लोगों को होता है, इवन मुझे भी है, कि मैं जो क्लोज्ड स्पेस है मुझे उसमें घबराहट होने लग जाती है। मुझे नहीं पता वो क्यों होने लग जाती है, कि मेरा दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है कि जहाँ पे भी क्लोज्ड स्पेस होगा ना, लिफ्ट्स हो गई या फिर कहीं नैरो स्पेस से निकलना हो गया, मैं नहीं निकल सकती। तो वो एक क्लोस्ट्रोफोबिया होता है कि इर्रेशनल फियर है मेरे अंदर, मुझे नहीं पता उस चीज़ का रैशनल क्या है, मैं क्यों डरती हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ। ठीक है। तो वो होते हैं हमारे फोबियाज। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स ये होता है कि जहाँ बार बार ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन मतलब मेरे बार बार दिमाग में कुछ थॉट्स आ रही हैं। हैंड वॉशिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। जब मेरे बार बार दिमाग में थॉट आ रही है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ गंदे हैं, अब मैं कंपेल हो रही हूँ क्या करने के लिए? हैंड वॉश करने के लिए। तो वो दो कंपोनेंट में होता है। रिपीटेटिव थॉट्स आने के कारण मैं एक पर्टिकुलर एक्शन बार बार कर रही हूँ, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन एप्रीहेंशन ये नहीं होता कि मैं क्या एप्रीहेंड कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, वो रिपीटेटिव मोड में नहीं आता है। डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ विच कांट बी करेक्टेड बाय एनी एक्सप्लेनेशन, तो ये भी नहीं होता है। दिस इज बी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। Next, the following are the important pre-operative nursing care for the patient with benign hypertrophy of prostate except, कि इम्पॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव केयर क्या है बीपीएच के साथ? जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है जब वो बढ़ने लग जाता है तो वो क्या करता है? यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा के साइड में प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा को दबा देता है। जब यूरेथ्रा को दबा देता है तो यूरिन ऑब्वियसली क्या होगा? कम निकलेगा। तो सबसे
पहला साइन जो इनमें आता है वो आता है कि जो फ्लो ऑफ यूरिन है उसका कम हो जाना, स्ट्रीम ऑफ यूरिन का कम हो जाना, और लास्ट जब बढ़ता चला जाता है तो लास्ट तक ड्रिबलिंग होने लग जाती है, मतलब टप 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 करके यूरिन आता है, अच्छे से यूरिन नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें बीपीएच में प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक्सेप्ट पूछ रहा है कौन सी प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर नहीं देंगे। ऑप्शन ए एसिड ऐश डाइट टू ट्रीट इन्फेक्शन। एसिड ऐश डाइट जो है फ्रूट्स वगैरह, हेल्दी वेजिटेबल्स वगैरह यहाँ पे देते हैं, क्योंकि एसिड ऐश डाइट क्या करती है, जनरली इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, तो ये यहाँ पे देंगे। प्रमोशन ऑफ यूरिनरी ड्रेनेज ये भी करेंगे, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरिन नहीं निकाल पा रहा है प्रॉपरली। अश्योर न्यूट्रिशन एंड करेक्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये भी करेंगे हम। हार्मोनल थेरेपी यहाँ नहीं, ये जनरली हम जब फीमेल रिप्रोडक्टिव कुछ मैटर होता है वहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देते हैं, ये यहाँ बीपीएच में यूज़ नहीं होती है, तो डी राइट आंसर होगा। Next, the current jelly-like stool containing blood and mucus among 3 month and 3-year-old child is suspected to have। एक जो है जेली लाइक स्टूल किस में प्रेजेंट होता है, हर्श स्प्रंग डिजीज। हर्श स्प्रंग डिजीज क्या होती है, ये यहाँ से जो क्वेश्चन आता है पेपर में, वो क्वेश्चन आता है कि बच्चा पैदा हो गया है, अभी 24 से 48 घंटे हो गए हैं, बच्चे ने जो है स्टूल पास नहीं किया, मिकोनियम पास नहीं किया है, तो आप क्या सस्पेक्ट करेंगे, तब हम सस्पेक्ट करते हैं हर्श स्प्रंग डिजीज़। यहाँ पे जो है अगर मैं जो है इंटेस्टाइन की बात करूँ तो इंटेस्टाइन में आप मान लीजिए कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हैं। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट क्या होती है कि जो फीकल मैटर को आगे की तरफ धकेलती है। अब कुछ कुछ पार्ट में बाय बर्थ ही ये सेल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आगे की तरफ पुश नहीं हो पाता, इसी वजह से जो है बच्चे मिकोनियम नहीं पास कर पाते। ये हर्श स्प्रंग डिजीज को बोलते हैं। यहाँ पे जेली लाइक स्टूल नहीं प्रेजेंट होता है। इंटोससेप्शन, इंटोससेप्शन का मतलब होता है एक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन स्लिप्स इनटू अनदर, मतलब एक पार्ट है इंटेस्टाइन का दूसरे के अंदर धस गया है। तो जब वो इस तरीके से रगड़ खाता है ना, एक तो हमारे इंटेस्टाइन वैसे ही क्या होता है, म्यूकस बहुत होता है, ठीक है, तो जब वो एक दूसरे से रगड़ खाता है तब जो स्टूल आता है वो जेली लाइक स्टूल आता है, तो ये इंटोससेप्शन होता है। एब्डोमिनल हर्निया में क्या होता है कि कोई पार्ट जो है एब्डोमिनल कैविटी में प्रोट्रूड कर रहा है, तो ये भी नहीं है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम में होता है, जनरली ईसोफेगस में जो है पाउचिंग हो जाती है इस तरीके से, लेयर वीकन होने की वजह से, तो इन पाउच में जो खाना आ रहा है वो सीधा ना जाके इन पाउच में भरने लग जाता है, दैट इज मैकल्स डाइवर्टिकुलम। यहाँ पे ये इंटोससेप्शन होगा जहाँ पे जेली लाइक स्टूल प्रेजेंट होता है, बी। नेक्स्ट, बाइपोलर डिसऑर्डर आर ट्रीटेड विद द फॉलोइंग मेडिकेशंस एक्सेप्ट। बाइपोलर डिसऑर्डर किससे ट्रीट करते हैं, वेल्प्रोइक एसिड, कार्बामेज़ेपिन, लिथियम एंड एम्फेटामिन। यहाँ पे जो है बाइपोलर डिसऑर्डर्स में लिथियम तो हम देते ही हैं क्योंकि बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, उसके साथ साथ सीजर्स भी यहाँ पे आ सकते हैं और एंटी कन्वल्जेंट्स भी हम यहाँ पे देते हैं, तो वेल्प्रोइक एसिड एंड कार्बामेज़ेपिन्स आर ऑल्सो गिवन। एम्फेटामिन इज नॉट यूज्ड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फॉल्स लेबर मैनिफेस्टेशन आर एज फॉलोज एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा साइन फॉल्स लेबर का नहीं है। फॉल्स लेबर क्या होता है कि सेम सिम्टम्स आने लग जाते हैं लेबर जैसे, लेकिन वो उसमें क्या नहीं होता, सर्विक्स नहीं खुलता है, इफेसमेंट नहीं होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाती हैं, पेन आने लग जाता है, तो वो सारी चीज़ें फॉल्स लेबर में होती हैं। ट्रू लेबर में जब वो जाता है, फॉल्स लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं ना वो इरेगुलर होती हैं, कि अभी आ गई, फिर 15 मिनट बाद आ गई, फिर 5 मिनट बाद आ गई, तो इस तरीके से इरेगुलर कंसिस्टेंसी की होती हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ट्रू लेबर में वो रेगुलर होती हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी आती हैं और लास्ट लॉन्गर रहती हैं। तो ये ट्रू और फॉल्स लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस का फ़र्क होता है। यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्शंस इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन फॉल्स लेबर में होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन लेसन विद एक्टिविटी और रेस्ट, ये भी कई बार होता है कि कुछ पेशेंट्स में रेस्ट करने से कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाती है, कुछ पेशेंट्स में वॉक करने से, एक्टिविटी करने से कम हो जाती हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ये तो प्रेजेंट होता है फॉल्स लेबर में। सर्विक्स प्रोग्रेसिवली इफेस्ड एंड डायलेटेड, ये नहीं होता है क्योंकि दिस इज द साइन ऑफ ट्रू लेबर। अगर सर्विक्स जो है खुल रहा है और पतला हो रहा है, इफेस हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि बेबी की डिलीवरी, बेबी जो है नीचे की तरफ सरक रहा है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट, द ब्रेन रीजन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। इसमें से कौन सा रीजन है जो कि वॉलेंट्री मस्कुलर मूवमेंट, पोस्चर और बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? मेडुला ओब्लोंगेटा, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। दिस cerebellum is responsible for posture, balance, coordination. medulla oblongata जनरली रेस्पिरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है, और ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो सुपीरियर फंक्शन, इंटेलिजेंस हो गया, थिंकिंग हो गया, एप्रीहेंशन हो गया, वो सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स मेंटेन करता है। तो बी राइट आंसर रहेगा कि सेरिबेलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, पोस्चर एंड बैलेंस। Next, to encourage an infant's cognitive and psychosocial development, parents and other caregivers should। कॉग्निशन क्या होता है कि वो उसकी थिंकिंग की वो क्या सोच पाए कि कौन मेरे लिए अच्छा है कौन बुरा है, वो कॉग्निशन वाली पावर। साइकोसोशल डेवलपमेंट की वही कि दूसरों के साथ मिंगल अप होना, पेरेंट्स और दूसरों को उसके लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, गिव लव, कंसिस्टेंट केयर इंक्लूडिंग प्लेइंग। बी, keep the baby with them all the time so he or she is safe. Then firmly explain the rules of acceptable behavior. D, allow the baby to play alone several hours each day। अकेले खेलने से जो उसकी साइकोसोशल डेवलपमेंट है वो तो नहीं होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और इतने छोटे बच्चों को रूल्स एक्सप्लेन करने से क्या वो आपके रूल समझ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अपने साथ ही चिपकाए रहना इज नॉट अ पार्ट ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, ये नहीं होगा। ये रहेगा कि उसको प्ले भी करने देना है, केयर उसकी करनी है, और लव जो है बच्चे को कंसिस्टेंटली शो करना है। तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ विच पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूट टू कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट। कौन सा पार्ट जो है अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है? ऑप्टिक डिस्क, प्यूपिल, लेंस एंड मैक्यूलर ल्यूटिया। ये प्यूपिल होता है। आपने देखा है ना कि जब हम प्यूपिल की तरफ लाइट लेके आते हैं तो प्यूपिल क्या कर लेता है, कंस्ट्रिक्ट कर लेता है, और लाइट सोर्स को जब हम दूर लेके जाते हैं तो प्यूपिल क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ये ही डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट हमें आँख में एंटर करने देनी है। तो प्यूपिल एज पर लाइट जो है अपनी अकोमोडेटी को बढ़ाता या घटाता है। तो बी राइट आंसर रहेगा, प्यूपिल। नेक्स्ट, वियरिंग सीट बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट एंड अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स आर एग्जाम्पल फॉर। सीट बेल्ट पहनना, सेफ्टी हेलमेट पहनना, अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनने किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये किस तरीके की हेल्थ है कि अभी कुछ बुरा नहीं हुआ है, हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें पहन के। तो एक प्रिवेंटिव वाली बात है। तो प्रिवेंटिव वाली बात कौन सी होती है? प्राइमरी होती है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन, प्राइमरी हेल्थ प्रमोशन बिहेवियर, होलिस्टिक हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ प्रमोशन एंड टर्शरी। प्राइमरी क्या है कि अभी सिर्फ रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर क्या है कि हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ बुरा हो जाए, कहीं पे चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो एक रिस्क फैक्टर है। उस रिस्क फैक्टर को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं। तो दिस इज प्रिवेंशन। होलिस्टिक का मतलब होता है जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स आते हैं, प्रिवेंशन, क्यूरेशन, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव, वो होता है होलिस्टिक। यहाँ ना तो क्यूरेटिव कंपोनेंट है ना रिहेबिलिटेटिव, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी का मतलब होता है हमारा अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो यहाँ ना तो हमारा जो है डायग्नोसिस हो रहा है कोई, ना ही ट्रीटमेंट के पार्ट है, तो ये भी नहीं होगा। टर्शरी का मतलब है डिसेबिलिटी लिमिटेशन, कि कुछ हो गया है अब हम उसको और वर्सन नहीं करना चाहते, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ भी, अब हमने सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। ठीक है, तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। इसमें से कौन से जो है मेजर डिटर्मिनेंट है हेल्थ का? स्क्रीनिंग फॉर डिजीज, एग्रीकल्चर, फूड एंड न्यूट्रिशन, पब्लिक एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, पब्लिक वर्क, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो अगर मैं मेजर डिटर्मिनेंट्स की बात करूं तो इन सारों में से मेजर डिटर्मिनेंट होगा स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़, क्योंकि स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ में हम क्या जान रहे हैं, सारे रिस्क फैक्टर्स जान रहे हैं जो कि किसको डिटेरियोरेट कर रहे हैं, हमारी हेल्थ को डिटेरियोरेट कर रहे हैं। बाकी चीज़ भी किसी ना किसी वे में जो है हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं, लेकिन जो मेजर डिटर्मिनेंट यहाँ पे है दैट इज स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर दे रहा है। रिस्क फैक्टर को हम करेक्ट करेंगे तो हमारी हेल्थ भी क्या होगी, प्रमोट होगी। तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रिवेंशन इज। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, गुड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड सेफ वाटर सप्लाई, वेक्टर एंड एनिमल रिजर्वोयर कंट्रोल।
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेकेंडरी प्रिवेंशन हमारा होता है जहाँ पे हम अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जितनी भी स्क्रीनिंग वाली बात आती हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि स्क्रीनिंग कैंप लगाया हुआ है जहाँ पे हम हाइपरटेंशन को रूल आउट करना चाह रहे हैं या एनी ऑफ द डिजीज को हम रूल आउट करना चाह रहे हैं, तो वो किस तरीके की प्रिवेंशन होगी? वो हमेशा सेकेंडरी प्रिवेंशन रहती है जहाँ पे हम किसी चीज़ को डायग्नोज करना चाहते हैं, रूल आउट करना चाहते हैं, दैट इज ऑलवेज सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इंडिविजुअल हु इज अनेबल टू ब्रीथ नीड द सपोर्ट ऑफ। एक इंडिविजुअल जिसको सांस नहीं आ रही है, इसको किस चीज़ का सपोर्ट चाहिए? पेसमेकर, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर एंड स्पायरोमीटर। ऑब्वियसली इट इज वेंटिलेटर, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेडिकल कंडीशन इन विच देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा। देखिए, जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता ना, तब बच्चे के लंग्स जो हैं वो कैसे होते हैं? पूरे फ्लूइड फिल्ड होते हैं, पूरे फ्लूइड रहता है उनमें। तो जैसे हम नॉर्मल लोगों की रेस्पिरेशन होती है कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए, लेकिन बच्चों के केस में ऐसा नहीं होता क्योंकि लंग्स ऑलरेडी क्या हैं? भरे हुए हैं। तो उस केस में क्या होता है कि लंग्स को एक सिस्टम बाईपास करता है, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम डक्टस आर्टेरियोसस। ये क्या करता है कि अगर ये अगर ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की बात है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा क्या निकलता है? आयोटा। तो आयोटा जो है अपना कनेक्शन, एक कनेक्शन होता है बीच में जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। ये इसको पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ता है और पल्मोनरी ये इसको बाईपास करता है कि लंग्स तक ब्लड नहीं जाने देता। ठीक है, तो ये बाईपास सिस्टम होता है, इसको डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट कर देता है। अब अगर ये बाय बर्थ भी जनरली क्या है, डक्टस आर्टेरियोसस जब बच्चा फर्स्ट ब्रीथ लेता है तो ये बंद हो जाता है, लेकिन अगर ये बंद नहीं होता है तो उस कंडीशन को हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं कि ये बंद नहीं हुआ है और अब बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, विच इज़ अ डेंजरस कंडीशन। तो ये ए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस इज द राइट आंसर। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स का मतलब होता है कि आयोटा को जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलना चाहिए था वो राइट से निकल रही है और राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, तो ये ट्रांसपोजिशन हो जाता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की दोनों एट्रिया के बीच में जो सेप्टम उनको डिवाइड कर रहा है उसमें कोई होल है, डिफेक्ट है, और वेंट्रिकुलर में भी ऐसा ही है, तो ये ए राइट आंसर रहेगा इस कंडीशन में। नेक्स्ट, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स इज नोन एज। जनरली जो प्यूबर्टी होती है वो कौन से साल में? 12 से 14 साल में आती है। अगर वो 8 साल से पहले आ जाती है, मतलब बहुत टाइम से पहले आ गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? थिलार्क, मिनार्क, डिलेड प्यूबर्टी एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। दिस इज नोन एज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये 8 ईयर से पहले आ जाती है। डिलेड प्यूबर्टी अगर जो है 16 ईयर तक भी प्यूबर्टी नहीं आती है तब टर्म करते हैं। मिनार्क को होता है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब ऑनसेट होता है फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, दैट इज टर्म्ड एज मिनार्क। एंड थिलार्क होता है ब्रेस्ट बडिंग। ठीक है, जो ब्रेस्ट जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है दैट इज नोन एज थिलार्क। तो ये प्रिकॉशियस प्यूबर्टी इज द राइट आंसर। Which diagnostic test referred as medical imagery uses the computer to increase the precision of the procedure? ये कह रहा है कि मेडिकल इमेजरी का यूज़ करते हुए कौन से टेस्ट जो है प्रिसीजन मतलब और ज़्यादा प्रिसाइज बॉडी इंफॉर्मेशन देते हैं? TPR, एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ईसीजी। ये सीटी स्कैन और एमआरआई होते हैं क्योंकि ये मेडिकल इमेजरी का यूज़ करते हैं। ये क्या है? फ़ोटो खींच लेते हैं, तो इस तरीके से जो है इमेजरी का यूज़ होता है और ये बहुत ही डिटेल में। पहले तो एक्सरे होता था, एक्सरे में जो है हमें वेसल्स का पता नहीं चलता था, जो मसल्स अंडरलाइन है उनका पता नहीं चलता था, लेकिन सीटी स्कैन और एमआरआई में अब क्या है और डीप स्ट्रक्चर्स का हम पता लगा पाते हैं, तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज गैसेज इन एटमोसफेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेज ऑफ सन। जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है? मीथेन, नियोन, हीलियम एंड ओजोन। सबने ही सुना होगा ओजोन ओजोन ओजोन। ठीक है, ओजोन एक लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो हार्मफुल यूवी रेज को नीचे धरती तक नहीं आने देती, और इसको बरकरार रखने के लिए क्या होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए एनवायरनमेंट। लेकिन अब ये ग्रीनरी कम हो रही है, जगह जगह बिल्डिंग्स आ रही हैं, जिसके चलते ये ओजोन क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही
रही है ये हट रही है, जिसके चलते अगर यहाँ पे ओजोन में जगह जगह छेद हो गए हैं, जिसके चलते यूवी लाइट जो है वो धरती तक आ रही है। इसीलिए एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आप देख रहे हैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो वो बढ़ रहा है। वो यही है कि जब हम इन्वायरमेंटल संतुलन नहीं बनाते हैं उसके चलते ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो डी राइट आंसर रहेगा ओजोन। नेक्स्ट, अ बर्थ वेट ऑफ द इन्फेंट ट्रिपल्स एट द एज ऑफ, जो इन्फेंट का बर्थ वेट है वो 6 महीने पे डबल हो जाता है और 1 साल पे वो ट्रिपल करता है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर रहेगा। 2 ईयर्स पे वो क्वाड्रपल हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ ए राइट आंसर रहेगा 1 ईयर। विच इज द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन एक्सटर्नल, इंटेस्टाइन, लिवर, स्किन एंड स्टमक। अगर यहाँ इंटरनल की बात होती है तो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन इज लिवर, और एक्सटर्नल की बात हो रही है तो एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन इज कंसिडर्ड एज स्किन, सी। नेक्स्ट, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, इंट्राओक्यूलर प्रेशर मतलब आँख का प्रेशर मेजर कर रहे हैं। जब ये बढ़ जाता है तो ये ऑप्टिक नर्व को दबा देता है और ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। ये कौन सी कंडीशन में ऐसा होता है, ग्लूकोमा में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर हम किससे मेजर करते हैं, टोनोमीटर, ईयर स्पेकुलम, ईयर का आपको पता है ईयर ही मेजर करेगा, आँख का प्रेशर नहीं करेगा। इंट्राकैप्सुलर फोर्सेप, ये जो है क्या करने के लिए होती हैं, ये सर्जिकल प्रोसीजर्स में यूज होती हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप जो है वो प्रेशर नहीं मेजर करता है, वो आई को जो है आई विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। तो ये टोनोमीटर होता है जो कि प्रेशर मेजर करने के काम आता है, ए। नेक्स्ट, स्टंटिंग रेफर्स टू, स्टंटिंग किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए, लो वेट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन हाइट, की हाइट के हिसाब से कम वजन होना, लो बीएमआई का होना। देन सी है यहाँ पे लो वेट का होना एज के अकॉर्डिंग, और डी है लो हाइट का होना एज के अकॉर्डिंग। तो स्टंट बोलते हैं जनरल कम होना, ठीक है, हाइट का कम होना। तो यहाँ हाइट अगर एज के अकॉर्डिंग कम है उसको हम टर्म करते हैं स्टंटिंग, डी। नेक्स्ट, increased knuckle translucency observed in 13 week of fetal ultrasound is characteristic of, जब फीटल अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें भी हम कुछ कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ों का पता लगा सकते हैं। और जो सबसे कॉमन चीज़ उसमें पता लगा सकते हैं वो डाउन सिंड्रोम होता है। जो नेजल बोन होती है उसकी थिकनेस अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है तो देयर कुड बी ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस डाउन सिंड्रोम। तो वहाँ पे नेजल बोन थिकनेस हम मेजर करते हैं, नकल ट्रांसल्यूसेंसी ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हम डाउन सिंड्रोम को सस्पेक्ट कर सकते हैं। टर्नर, क्लिनफेल्टर और ये हाइड्रोसिफेलस जो है ये इससे नकल ट्रांसल्यूसेंसी से नहीं पता लगता है, तो डी राइट आंसर रहेगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कम अंडर पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट, पर्सनल हाइजीन में इसमें से क्या नहीं आता है? ओरल हाइजीन इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, बाथिंग, शेविंग इज ऑल्सो पार्ट, वुंड ड्रेसिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, दिस इज अ क्यूरेटिव एस्पेक्ट। अगर कहीं पे जो है चोट लग जाती है तो पर्सनल हाइजीन का ये पार्ट नहीं होगा, तो वो वुंड ड्रेसिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अर्लीस्ट फीचर ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी का अर्लीस्ट फीचर क्या होगा? ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा, निक्टेलोपिया, केराटोमेलेशिया एंड हाइफेमा। ये निक्टेलोपिया क्या होता है? निक्टेलोपिया होता है जब हम किसको बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम है। और विटामिन ए डेफिशिएंसी का अर्लीस्ट फीचर भी नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जब रात होते हुए कम दिखाई देना शुरू हो जाता है। हाइफेमा होता है जब ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई में। यहाँ ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा वो लेटर साइन होगा, सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस आएगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिलरोथ 1 एंड 2 आर सर्जिकल प्रोसीजर्स डन फॉर, बिलरोथ 1 और 2 किसके लिए करते हैं? गैस्ट्रिक कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड लंग कैंसर। बिलरोथ 1 एंड 2 इज डन फॉर गैस्ट्रिक कैंसर। यहाँ पे क्या होता है, अगर नॉर्मल एनाटॉमी की बात करें तो ये स्टमक है, स्टमक आगे जाके डिओडिनम से कनेक्ट होता है, ठीक है, और फिर ये आगे डिओडिनम का सेकेंड पार्ट जिजनम, और फिर ये इलियम में जाता है। तो इस तरीके से नॉर्मल फिजियोलॉजी रहती है। जब गैस्ट्रिक कैंसर होता है तो जहाँ तक कैंसर है उस पार्ट को काट देते हैं, जैसे ये पार्ट हटा दिया तो इस पार्ट को या तो डिओडिनम से जोड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडिडनोस्कोपी, डिडनोस्टमी,
ठीक है, गैस्ट्रो को ड्यूडेनम से जोड़ दिया, या गैस्ट्रो को जिजनम से जोड़ते हैं, गैस्ट्रोजिजनोस्टमी। तो यहाँ पे बिलरोथ 1 कहलाता है जब गैस्ट्रो को ड्यूडेनम से जोड़ा जाता है, बिलरोथ 2 कहलाता है जब गैस्ट्रो को हम जिजनम से जोड़ते हैं। इन प्रोसीजर्स के बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है जिसको हम बोलते हैं डंपिंग सिंड्रोम। कि डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है कि जैसे ही खाना खाया और खड़े हैं हम, तो खाना एकदम से जाके इंटेस्टाइन में गिर जाता है, तो पेशेंट को क्या साइन आएंगे कि वो खाना पेट में तो रहा ही नहीं, पचा ही नहीं, तो पेशेंट को एकदम से स्वेटिंग होने लग जाएगी, ट्रेमर्स होने लग जाएंगे, घबराहट होने लग जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो है डंपिंग सिंड्रोम में प्रेजेंट होते हैं, अर्लीस्ट सिम्टम। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। नेक्स्ट, बूट शेप हार्ट इज सीन इन। बूट शेप हार्ट इसमें से किस में दिखता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलर, आयोटिक स्टेनोसिस, कोआक्टेशन ऑफ आयोटा एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। जब आप एक्सरे देखेंगे ना, तो इस तरीके से बूट वहाँ पे आपको बना दिखता है। ये टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट में प्रेजेंट होता है, जहाँ पे 4 डिफेक्ट हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद रीनल फेलियर हैविंग अडीमा इज मोस्ट लाइकली टू रिसीव। इसमें से अडीमा है तो क्या लेना चाहिए? लेग्जेटिव, देन बीटा ब्लॉकर्स, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक देते हैं क्योंकि ये बॉडी से जो है वाटर का एक्सक्रीशन कराता है, तो डी राइट आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस गैस्ट्रिक मोटेलिटी एक्सेप्ट। गैस्ट्रिक मोटेलिटी इसमें से किसमें जो है नहीं इंक्रीज होती है? एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फियर, स्ट्रेस, वैगोटमी। ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन जब होता है उस टाइम पे गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। बाकी फियर हो गया, स्ट्रेस हो गया, वैगस नर्व को अगर हमने काटा है तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी उन सारे केसेस में इंक्रीज होती है, तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज नोन एज। स्पाइन के लेटरल कर्वेचर को क्या बोलते हैं? काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस एंड पेक्टस एक्सकेवेटम। काइफोसिस तो होता है जब हमारा जो है ऊपर सर्वाइकल प्लस थोरेसिक कैविटी जो है वो कन्वेक्सिटी हो जाती है, इस तरीके से बम्प बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाउजर हम्प भी बोलते हैं, ठीक है। वो काइफोसिस होता है। लॉर्डोसिस में होता है कि जो है जो हमारी जो हमारा लेटरल कर्वेचर है वो और ज़्यादा अंदर की तरफ हो जाता है, ज़्यादा ही जो है इस तरीके से हो जाता है, तो वहाँ पे जो है लॉर्डोसिस टर्म करते हैं। स्कोलियोसिस में पूरा ही कर्वेचर कई जगह से जो है वो लेटरल हो जाता है, तो ये सी राइट आंसर रहेगा कि स्कोलियोसिस में लेटरल कर्वेचर होता है स्पाइन का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए अपगार स्कोर, ब्रेडन स्केल, ग्लास्को कोमा एंड स्नेलन्स चार्ट। ये यहाँ पे ग्लास्को कोमा स्केल यूज करते हैं, जहाँ पे हम क्या देखते हैं? आई रेस्पॉन्स देखते हैं, मोटर देखते हैं हम, और वर्बल रेस्पॉन्स देखते हैं। जो मिनिमम स्कोर यहाँ पे रहता है वो 3 रहता है और मैक्सिमम स्कोर यहाँ पे 15 रहता है, तो ये लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए देखा जाता है सी। नेक्स्ट, द बेस्ट पोजीशन फॉर द क्लाइंट इन हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में बेस्ट पोजीशन क्या देते हैं? नी चेस्ट पोजीशन, ट्रेडनलेनबर्ग, फाउलर्स एंड लेटरल पोजीशन। यहाँ पे फीट को एलिवेट करते हैं ताकि हार्ट की तरफ जो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया जा सके, तो ये ट्रेडनलेनबर्ग पोजीशन यहाँ पे दी जाती है बी। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ असाइटिस। असाइटिस का सबसे कॉमन कॉज क्या है? सिरोसिस ऑफ लीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर एंड मैलिग्नेंसी। जो कॉमनेस्ट कॉज की अगर बात करें, वैसे तो सारे ही केसेस में असाइटिस हो सकता है, लेकिन जो कॉमनेस्ट कॉज है दैट इज लिवर सिरोसिस, ए, ठीक है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। ब्लाइंडनेस का सबसे कॉमन कॉज इंडिया में क्या है? कैटरेक्ट, ट्रैकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर्स एंड विटामिन ए डेफिशिएंसी। सो कैटरेक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन में आपको कैटरेक्ट देखने को मिलेगा, सो ए राइट आंसर रहेगा। कैटरेक्ट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। नेक्स्ट, ओस्टियोसार्कोमा इज नोन एज बोन कैंसर, स्किन कैंसर, ल्यूकीमिया एंड एंजियोसार्कोमा। ओस्टियो जो है बोन के टर्म में यूज करते हैं, सो दिस इज द अनदर टर्म यूज्ड फॉर बोन कैंसर, ई। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच जो पोस्टपार्टम हेमरेज होती है, अगर ये नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो मोर देन 500 ml को हम पीपीएच टर्म करेंगे। अगर ये एलएससीएस सिजेरियन सेक्शन है तो मोर देन 1000 ml को हम जो है पीपीएच टर्म करेंगे। तो कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है इसका? एटोनी ऑफ द एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, की यूट्राइन जो है वो एटोनिसिटी हो जाती है, वो सबसे कॉमनेस्ट रहता है, ए।
नेक्स्ट द प्लेसेंटा इम्प्लांटेड इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज नोन एज, जो प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रेटा, वासा प्रीविया एंड एब्रप्शो प्लेसेंटा। दिस इज नोन एज प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रप्शो का मतलब है कि ऊपर ही वो हो रहा है लेकिन वो टाइम से पहले हट जा रहा है। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ही इम्प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया ए। नेक्स्ट द रेफरेंस प्रोटीन फाउंड इन, इसमें से रेफरेंस प्रोटीन किसमें मिलता है? एग, मिल्क, मटन एंड पी। रेफरेंस प्रोटीन होता है कि जिसमें सारे अमाइनो एसिड्स जो है मिलते हैं और उससे हम कंपेयर करके देखते हैं दूसरे प्रोटीन को। तो ये एग होता है जिसमें ऑल 8 और 9 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट और इसके कंपैरिजन में हम दूसरी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। सो दिस इज रेफरेंस प्रोटीन ए। नेक्स्ट, बेस्ट वे ऑफ हीलिंग अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को हील करने का बेस्ट वे क्या रहता है? इमोबिलाइजेशन एंड प्रॉपर अलाइनमेंट, फंक्शन इन ऑल डेली एक्टिविटी, डू हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज, नन ऑफ द अबव। फ्रैक्चर जब भी होता है हमें क्या करना होता है? इमोबिलाइज करना होता है। प्लास्टर वगैरह लगाते हैं, स्प्लिंट लगाते हैं, उनका पर्पस क्या होता है? अलाइनमेंट करना, क्योंकि हड्डी के जो 2 पार्ट टूट गए हैं उनको अगर वो अलाइन नहीं है, अगर वो मान लीजिए इधर की तरफ है तो वो उधर की तरफ ही ग्रोथ कर जाएंगे, जुड़ेंगे नहीं। तो उनका एक प्रॉपर अलाइनमेंट होना है और इमोबिलाइज होना बहुत जरूरी है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बोन। तो ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, द मेजर बेनिफिट ऑफ डूइंग मीडियोलेटरल एपिजियोटमी। जब एपिजियोटमी करते हैं तो जो इस तरीके से करते हैं एल शेप में, ताकि क्योंकि नीचे क्या होता है यहाँ पे एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, एनल टीयर ना हो जाए उसको रिड्यूस करने के लिए हम इस तरीके से करके साइड में चले जाते हैं। तो ए राइट आंसर होगा कि एनल मसल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन वाइल डूइंग स्नीजिंग, कफिंग, वेट बेयरिंग इज सफर फ्रॉम। एक पेशेंट है जिसको छींकते हुए खांसते हुए यूरिन पास हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस एंड फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। दिस इज नोन एज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि जब ब्लैडर पे स्ट्रेस पड़ रहा है उस टाइम पे यूरिन का थोड़ा बहुत निकलना इज अ नॉर्मल थिंग। सो दिस इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ए। नेक्स्ट, द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर डाइल्यूशन ऑफ जैपनीज इंसेफेलाइटिस के लिए नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर, सोडियम कार्बोनेट एंड पीबीएस। दिस इज पीबीएस जो है फॉस्फेट बफर सिस्टम एक होता है, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं जैपनीज इंसेफेलाइटिस के डाइल्यूशन के लिए डी। नेक्स्ट, अ पेशेंट विद यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज एडमिटेड इन द वार्ड, व्हाट शुड बी डन टू अवॉइड पुलिंग ऑफ कैथेटर। एक कैथेटर को कहाँ पे टेप करेंगे कि पेशेंट उसको पुल ना करे? टेप द कैथेटर एट इनर थाई, अबव अम्बिलिकस, लोअर एब्डोमेन, अंडर थाई। ये हम इनर थाई पे हम कैथेटर को जो है टेप लगाते हैं ताकि पेशेंट पुल ना कर सके। ए। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस ही होती है, जो सराउंडिंग लेयर है उसका इन्फ्लेम हो जाना। तो ए राइट आंसर रहेगा पेरिटोनाइटिस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको सही लगा है। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल में सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।